बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, एक ऐसे मसले के ऊपर सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं, जो तकरीबन हर दूसरे इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। ऑनलाइन हैरासमेंट। देखिए, सोशल मीडिया ने जहाँ हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान किया है और राइट, दुनिया से जुड़ रहा है मैं कहती हूँ, मगर वहीं एक ख़तरनाक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रोलिंग, ऑनलाइन बुलिंग, ब्लैकमेलिंग या फिर अब्यूज़िव मैसेजेस जिसमें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं या फिर कमेंट्स में जाके गंदी गालियाँ दी जाती हैं और ये फेक आईडीज़ बनाकर ज़्यादातर दी जाती हैं। आजकल सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं इसका शिकार हैं, बल्कि आम लड़कियाँ, आम बच्चे, हत्ता के घर बैठने वाली जो ख़वातीन हैं ना, वो भी ऑनलाइन हैरासमेंट का शिकार है। किसी की पिक्चर्स जो है वो मिसयूज़ की जाती है, गंदे तरीके से यूज़ किए जाते हैं। किसी को फेक मैसेजेस आ जाते हैं, किसी को बॉडी शेमिंग का बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ता है और कोई बहुत से ऐसे लोग जो है ना डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन है तो इसका असर क्या ही पड़ जाएगा रियल लाइफ में, मगर हकीकत में जो ये ऑनलाइन है ना, ये हैरासमेंट ये आपको आपकी नेचुरल लाइफ में, रियल लाइफ में तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन हैरासमेंट क्यों की जाती है। क्या वाकई सोशल मीडिया बिल्कुल अनसेफ हो चुका है? अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हम किस तरीके से इस ऑनलाइन हैरासमेंट से सेव कर सकते हैं? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ अकाउंट को प्राइवेट कर देना ही काफ़ी नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना नीचे, अजीब अजीब सी बातें कमेंट कर देते हैं, भले मैंने देखा बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें हो रही होती हैं, उसके नीचे भी एवी अपने दिल की भड़ास निकाल के ना फजूल में फ्रस्ट्रेटेड लोग गंदी को ज़ुबान के साथ इस्तेमाल करके कुछ बकवास लिख देंगे। इस पर आज बात करेंगे। डॉक्टर हमारे पास डॉक्टर वजीहा आती रहती हैं। आज आपकी इस ख़ास तौर पे रहनुमाई के लिए आई हैं। डॉक्टर वजीहा रिजवान है तो हमारी डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर है, ठीक है, मगर उसके बावजूद क्योंकि देखें ना, ये भी तो इन्हीं चीज़ों का सामना करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनको ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में पता होगा। और फिर अब आपको समझाने के लिए मेरी ज़बान तो काफ़ी नहीं होगी, इसलिए माहिरीन, इसलिए आपको यहाँ पे बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मदऊ करने का। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले तो बताइएगा कि जो फेस तो आपने भी किया होगा, हर कोई कर रहा है, ठीक है, मगर मैं कोई, जैसे आप मेडिकल के हवाले से बात कर रही हैं, किसी इशू को डिस्कस कर रही हैं, कोई भी किसी हिसाब से आप अपने बात कर रही हैं, तो कोई भी जैसी कोई चीज़ अपलोड करती हैं तो सोशल मीडिया पे नीचे एक बहस सी जुड़ जाती है, गालम गलौज तक आ जाते हैं, आपके कैरेक्टर तक पहुँच जाते हैं। तो फिर ये क्या है, क्यों है ऐसे, आपको क्या लगता है? फ़िज़ा, बीइंग अ प्रेसिडेंट मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान चैप्टर है मेडिकल वुमेन इंटरनेशनल एसोसिएशन का, तो वी आर वर्किंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एंड बीइंग अ वुमेन एक्टिविस्ट या चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, ये सिर्फ मुझे इधर की नहीं, हमें ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है कि हरासानी का औरतों को सामना करना पड़ता है। पहले मसला ये था कि हरासानी, जो ऑनलाइन हरासानी है, उसका मसला ये है कि अगर आप घर में या वर्क प्लेस में बात करें तो उधर मौजूद लोग ही आपको हरासा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्पेस एक ऐसी है कि पूरा यूनिवर्स एक क्लिक पे अवेलेबल होता है। तो आपको जो हरासमेंट करने वाला है वो पाकिस्तान में भी नहीं बैठा होगा, वो अमेरिका में बैठा होगा, उसको पकड़ना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। और ऑनलाइन हरासमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक पिक्चर पोस्ट हो जाती है तो वो हरासमेंट एक दफ़ा की नहीं रहती, वो चलती रहती है, वो साइकिल चलती रहती है। एक और पकीज़ा ड्रामा चला था, उसने बहुत अच्छे तरीके से इस तल्ख़ हकीकत को बयान किया कि एक साइड की स्टोरी बताई जाती है और वो नरेटिव किस तरह से ज़िंदगियां तबाह कर देता है, एक बार नहीं मुसलसल बार बार। तो ये करते क्या है, इसका मकसद क्या होता है? हैरासमेंट करना, इस तरह की बातों से, अपने लफ्ज़ों से किसी कैरेक्टर तक पहुंच जाना, ये क्या अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे होते हैं या फिर कैसे, कोई इनकी सोच ही या इनकी तरबियत में कोई मसला है? देखिए, ये जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, जो इंसान को समझना बड़ा मुश्किल है। हरासा करना, किसी को हरासा करने का मतलब क्या होता है? उसको खौफज़दा कर देना। खौफज़दा औरतों को करना तो बहुत आसान होता है कि उनकी तज़लील कर देना। एआई अब तो आ गई है, किसी की पिक्चर उठाएं, किसी की शक्ल डाल लें, इसमें किसको इन्होंने बख्शा है? हमारी आवाम जो है उसको ये तरबियत भी तो नहीं है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कैसे करना है,
वो देखें कि तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है, मैं मना थोड़ी करती हूँ। आप किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, मगर गालम गलौज के ज़रिए, गंदी ज़बान के ज़रिए, या फिर एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से, कोई लफ्ज़ में, कोई सोफिस्टिकेटेड तरीक़ों से उसको बात कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई तनकीद कर सकते हैं, बट राइट डायरेक्ट हमें इख्तलाफ करना आता ही नहीं है। और औरत से जब हमें इख्तलाफ हो जाता है, चाहे उसकी प्रोफेशन से हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी से हो, कई लोग होते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इसी से मसला है। मुझे सबसे ज़्यादा, मैं यही कहती हूँ, हर बंदे के ओपिनियन की इज़्ज़त एहतराम होता है, लेकिन जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं और जो खुद नहीं होते और जो पीछे बैठे हुए होते हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर आपको एक कंटेंट, सोशल मीडिया एक जगह है जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई वल्गर कंटेंट भी बना रहा है, आप देख क्यों रहे हैं? नज़र का भी तो पर्दा है, आप उसका पर्दा करें। हम कहीं बैठे होते हैं, मैं तो बीइंग अ डॉक्टर, हम इतना ज़्यादा फ़िज़ा अवॉइड करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आए नहीं, क्योंकि हमारी एक अपनी एक रिस्पेक्टेबल जगह है। लेकिन कई जगहों पे हमारा बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब एक कंटेंट क्रिएटर्स जो उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, जब उस पे बात कर रहे होते हैं और गलत बात आ रही होती है, तो आपके प्रोड्यूसर मुझे बड़ी बार कहते हैं कि डॉक्टर जिया, सही बात, सही मशवरा अगर आपने डॉक्टर हो के लोगों को नहीं देना तो किसने देना है? लेकिन हम भी घबराते हैं। ये हरासानी है कि हम लोग क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो ट्रोलिंग, आप भी इसको बहुत ज़्यादा सामना करती होंगी कि लोग ये नहीं देखते कि वो अच्छी बात भी कर रहे हैं कि नहीं। जिन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है, उनको इख्तलाफ़े राय को रखना नहीं आता। वेरी नाइस। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी, कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, सिर्फ इनका नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो खुद इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे हैं, मगर उनका काम सिर्फ यही है कि दूसरों को जो है ना बुरा दिखाना, उनको बुरा पोर्ट्रे करना, उनको उनके कैरेक्टर को ख़राब दिखाना, और उनको लगता है कि किसी के कैरेक्टर को ख़राब दिखाएंगे तो ये अब खुद जो है ना बहुत अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे, जबकि पता नहीं क्या सोच है, जबकि खुद के भी लाखों में फॉलोअर्स होते हैं। फिर भी ब्रेक बात करते हैं, आइए। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि लोगों को गंदा करना है, सिर्फ गंदा, हर किसी की ज़ातियात के ऊपर बात करना है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इनको तो सिर्फ व्यूज़ चाहिए, है डॉक्टर साहिबा? क्या हाँ, कहेंगी? कई लोग मुझे जब कहते हैं ना कि डॉक्टर जी आप भी स्टार्ट करें, तो कहती हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता वो जो नीचे कमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पे तो जब कमेंट्स नहीं आते और हमारी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती है तो हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन फिर अगर वो भी करते हैं और अगर आप ज़हनी तौर पे उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार भी हैं, और अगर आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सोसाइटी पे कोई नेगेटिव असर नहीं डाल रहा और मुस्बत असर डाल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहना चाहिए, वरना तो ये तबाहकुन जो है ना है। आपने देखा, मैं कभी ना किसी को कोई जवाब नहीं देती, मैं कभी किसी को मुँह नहीं लगती किसी के, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, अच्छा बोले तो शुक्रिया, कोई ना बोले तो मैं किसी के मुँह नहीं लगती, किसी को जवाब नहीं देती जाके, किसी का नाम नहीं लेती, किसी को फजूल का फेमस नहीं करती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़ात को, क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। फिर पीछे जो मैं अपना काम छोड़ के जाती हूँ ना, आप यकीन कीजिए सारे मेरे बारे में बैठ के शोज़ कर रहे होते हैं, मेरे टॉपिक के ऊपर पूरी ट्रांसमिशंस, पूरे शोज़, एवरीथिंग, पॉडकास्ट, सब कुछ मेरे नाम पे कर रहे होते हैं। मैंने कभी उनको कुछ नहीं किया। अब मगर हर सेलिब्रिटी ये सोच नहीं रखता, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर आके बात करते हैं। मगर ये कि इनका कोई हल होना चाहिए ना। अगर कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ जैसे इनका मुंह बंद करना चाहते हैं और वो चिढ़ते हैं, वो गुस्सा होते हैं, तो फिर कहाँ पे कंप्लेन की जाए, मतलब कहाँ जाया जाए, कहाँ इनकी कंप्लेन की जाए, ये भी ज़रा लोगों को समझा दे काफ़ी देखने वालों को। देखिए, रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं। FIA के साइबर क्राइम के लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेक्शन 24 की अगर हम बात करें तो अगर ये जो आपकी साइबर स्टॉकिंग के ऊपर आपको रिपीटेड मैसेजेस भेजने पे भी सज़ा हो सकती है 1 मिलियन की 3 साल तक की, अगर आप रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई आपकी गलत वीडियोस जिसमें आपको जिनसी हरासानी का सामना करने की करता है या आपकी गलत वीडियोस अपलोड करते हैं, तो 5 मिलियन और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। बात फिर मैं वही कहूँगी कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, लॉस का पता होना चाहिए, FIA का पता होना चाहिए। डायरेक्टर FIA भी हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी उनके कुछ प्रोग्राम्स करवाए हैं जिन पे उनको मदऊ किया है, वर्कशॉप्स कराई हैं, और इस तरह की होनी चाहिए। बल्कि मैं आपको कहूँगी आप भी डायरेक्टर FIA को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, और
ताकि वो लोगों को बता सकें कि उनकी हकूक़ की हिफाजत करने के लिए लॉज मौजूद हैं। बस उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एविडेंस को जमा रखना चाहिए। कई लड़कियां हरासा होती हैं, वो डिलीट कर देती हैं कि कोई देख ना ले। आपको उनको सेव करना चाहिए अपने एविडेंसेस को कि कैसे कोई आपको हरासा कर रहा है। और कुछ लड़कियां ब्लैकमेल हो भी जाती हैं, बड़े अफसोस की बात है बेचारी। बहुत ज़्यादा होती हैं। ये तो आए रोज़ की कहानी आपने देखा होगा कि वो एक वीडियो बना लेते हैं और फिर जो हरासानी का सिलसिला शुरू होता है वो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो उसी नाम पे, यही तो हमारी सीएम साहिबा एम्फेसाइज़ कर रही थी कि बच्चियों की जब इस तरह की कोई पिक्चर लीक होती है तो वो अपने भाइयों से, बाप से भी नहीं कह पाती और फिर वो जो सिलसिला शुरू होता है वो इतने बुरे ट्रैप में आती हैं। लेकिन फिर भी देखें वो रुकता कहाँ पे है जब वो कानून की मदद लेती हैं। अच्छा, अब ये जिन लड़कियों की तस्वीरें जो यूज़ हो जाती हैं, जो मिसयूज़ की जाती हैं, एआई के ज़रिए बनाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि एआई का दौर है, किसी की भी तस्वीर उठा के किसी की भी जिस्म के ऊपर लगा दो, ठीक है, फिर तो वो तो गलत तरीके से यूज़ की जा रही है ना, गलत। देखें लोगों से सीखना चाहिए। कईयों की तो असली लीक होती है, वो भी इतने आराम से कह देते हैं कि ये तो एआई है। फिर मैं वही कहती हूँ, ये हरासानी क्या है? हरासानी ये है कि आपको मेंटल अजियत देना, परेशानी देना। और एक औरत उतनी मजबूत हो जाती है जितने उसके साथ घर में रहने वाले लोग, उसके वालिदैन उस पर एतमाद करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ लीक होती भी है तो मैं पेरेंट्स से, घर वालों से कहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को बिला किसी वजह के उनके मुखालिफ होने के बजाय उनके साथ खड़े हों, क्योंकि अब जो दौर आ गया है ये किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे एक टेंडर एज में होते हैं, कच्ची एज में होते हैं, कई बार उन्होंने गलती नहीं भी की होती तो उनको उसकी सज़ा मिलना शुरू हो जाती है और वो नहीं मिलती अगर फैमिली, दोस्त, अहबाब साथ खड़े हो जाएं तो। इसलिए और भी जो लोग जो हरासमेंट का शिकार हो जाती हैं ना बच्चियाँ, ये आप माइंड में रखें कि आपकी भी जो वो पिक्चर्स जो आपने नहीं दी और आपकी इस तरह की जो अगर कोई पिक्चर्स यूज़ कर रहा है तो आप दिमाग में रखें कि आपके लोगों को, आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को पता है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं करती हैं ना, ऐसी चीज़ें पहनती हैं। तो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें, ना कि उनसे डर के आप हरासमेंट का एक शिकार हो जाएँ और हरासमेंट के ज़रिए फिर आप उनकी जो है ना फरमाइशें पूरी करें। तो डरना नहीं है। वो कहती थी मेरी अम्मी कि शेर की तरह आँख में आँख डाल के लड़ना है, ना कि आँख को बंद करके कबूतर की तरह डर जाना है। अगर आप डर जाएंगे तो शेर तो सामने वाला आपको वो शेर बन के खा जाएगा, जबकि आपको शेर बनना है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये डिप्रेशन भी होता है जब हरासमेंट होती है? बच्चियों को तो होती होंगी। देखिए, बच्चियों को क्या, अच्छों को होती हैं, आदमियों तक को हरासमेंट हो जाती है। मैं ऑनलाइन जब भी एक चीज़ आती है, एक साइड की स्टोरी होती है। अभी एक सिंध में एक वाक़या हुआ था और वो मैं नहीं डिटेल लेती, लेकिन एक इंस्टीट्यूट के सरबराह मेल थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कहानी चली, मैंने 60 साल में जो इज़्ज़त कमाई थी वो मुझे लगा कि 1 मिनट में मेरी वो सारी की सारी चली गई। तो ऑनलाइन हरासमेंट का इशू यही होता है कि हर बंदा शुरू हो जाता है एक बात के पीछे। ये लोग कहते हैं कि मेडिकल शोबे में ना सबसे ज़्यादा हरासमेंट होती है, क्योंकि पढ़ाया मेडिकल जाता है। तो आप मुझे बताएं इसमें किस हद तक की सच्चाई है? देखिए, मेडिकल के शोबे में हरासमेंट का मसला ये होता है कि हमने जो है मरीज़ों को हाथ भी लगाना है और रात की ड्यूटियां भी करनी है, तो कई बार हरासानी का सामना भी करना पड़ता है। मैं अभी ये इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भी एक गाड़ी में उन्होंने पकड़ा था कुछ लड़कों को जो वहाँ आके हरासा करते थे। मैं आपको बताती हूँ, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो रात को जब ड्यूटी से वापस आना होता था तो झाड़ियों में लड़के छुपे हुए होते थे और फिर वो जो करते थे, जो इशारे करते थे या जो वो थे, और हम खौफजदा होकर भागती थी वहाँ से। तो ये अब जब हम बड़े हुए और हमें इतना कॉन्फिडेंस आया, तब इस तरह का कोई वाक़या होता था तो चुप कर जाते थे कि किसी को बताएंगे तो गलत हमें ही समझा जाएगा। तो मैं सिर्फ अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को और मर्दों को, स्पेशली मर्दों को कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको हाकिम नहीं, अल्लाह ताला ने आपको मुहाफ़िज़ बना के भेजा है। सड़क पे निकलें, कहीं पे भी निकलें, ऑनलाइन भी निकलें, अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती या उसको हरासा होते हुए देखते हैं तो उसके मुहाफ़िज़ बने। उसको, एक आदमी अगर गलत कमेंट करता है तो 100 आदमी उसको शटअप कॉल दें, उसको बताएं कि तुम गलत कर रहे हो। अपनी इर्द गिर्द नज़र रखें। अब मैं जब भी देखती हूँ, अपनी इंस्टीट्यूट में भी जाती हूँ, कोई आदमी मुझे झाड़ियों में इस तरह नज़र आया होता है, मैं उसको रोकती हूँ। और मैंने अच्छे अच्छे आदमियों को अपने डर से भागते हुए देखा है। तो एक औरत जब खड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग औरत खड़ी होती है, तो वो सबके लिए खड़ी होती है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ तो हमें अपने से कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, आगे भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं यही कहूँगी, ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार नहीं होना आपने, स्ट्रॉन्ग बनिए और शेर की तरह लड़िए, सामने वाले को आंखें दिखाइए, ना कि हरासमेंट का शिकार होके आप उसकी फरमाइशें पूरी करें। आप डर जाएं, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आप फ़ौरन
एड्रेस करवाएं कि ये बंदा मुझे इस तरीके से देख रहा है, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे ऑनलाइन है, कहीं पे भी है। तो ये जो ऑनलाइन बुलिंग है ख़ास तौर पे, ये उन लोगों का काम है कि जो बिल्कुल वेले होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता करने को, जिनकी असल हकीकत बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ख़राब है, जिनकी लाइफ स्टोरी में बहुत ट्रॉमा है, तभी तो ये ऑनलाइन बैठ के इतने वेलेपने से आप लोगों को ट्रॉल कर रहे होते हैं। रिलैक्स, चिल, काम करते जाइए, लेट देम ट्रॉल, और हैरासमेंट का शिकार ना होइए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद तो ख़त्म हो गई है, मगर जो हमने ईद पे गोश्त खाया है ना, वो अभी तक हज़म नहीं हो रहा, वो चल रहा है, फ्रिज में भी चल रहा है और आपके पेट में भी चल रहा है। और अभी भी कुछ सब्ज़ी भी बनानी है ना, तो वो फ़ौरन फ्रिज से गोश्त निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास इतना सारा फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है। और आते भी जा रहे हैं, है ना, लोग आते हैं तो गोश्त लेकर आ जाते हैं। अभी भी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ये पूरा हफ्ता हमारे पास कोई मिलने जुलने भी आएगा ना, तो आपका गोश्त रखा था वो लेकर आए, ये चलता है। दूर दराज से भी आएंगे तो गोश्त लेकर आएंगे। अच्छा खैर, अब इस गोश्त को हज़म कैसे करना है और इस गोश्त को ख़त्म कैसे करना है जो फ्रिज में, फिर इस गोश्त को खाने की वजह से जो मसले क्रिएट हो जाते हैं ना, मैदे ख़राब हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूल जाता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे बहुत सारे मसाइल, इनको भी कैसे ख़त्म करना है, इस पे बात करने के लिए हमारे पास आज ज़बरदस्त हिकमत से जो है ना नॉलेज उनके पास है, हकीम मुज़म्मिल आरिफ साहब, उनको हमने आज मदऊ किया है। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम इस गोश्त को हज़म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई, मगर ईद के बाद जो मामलात हैं वो मैं चाहती हूँ हम सबके लिए ज़रा आप आसान कर दें। अब ये जो खाया पिया है गोश्त, ये एक बार निकलेगा तो सही आके, एक बार बताता भी है गोश्त खाने के बाद बंदे को कि मैं तुमने मुझे खाया, तो वो बता रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि कुछ लोगों को ब्लोटिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लोगों को मैदे के इश्यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपके साथ शुरू करेंगे, जो पेट फूल गया है, लोगों को पेट हर वक्त सूजा सूजा रहता है, फूला फूला रहता है, और इसी की वजह से डाइजेस्टिव भी हमारा सही हाजमे में खराबी आ जाती है। जी, क्या करें? देखें, हमारे जितने भी खुशी के त्यौहार होते हैं, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, या और भी बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं, हमने ना उनको अपनी ग़िज़ाई दस्तरख़ान की बेहतरी के साथ सजाना होता है कि हम खाने में क्या क्या चीज़ें बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारा मैदा कितने काबिल है कि हम खाना कितना अच्छा खा सकते हैं। मतलब हमारी हर खुशी जो है वो अच्छा खाना खाए बगैर अधूरी है। तो बड़ी ईद भी इसी तरह से ही है, इसमें हमने बहुत सारा कुछ खाना खाया। असल में मेरा ख़्याल है कि ईद उस वक़्त होती है जब आपका मैदा आपका साथ दे और आपका हाजमा बेहतर से बेहतरीन रहे, और आप जो खाना खाना चाह रहे हैं वो बेहतर तरीके के साथ खाया जाए, जो आपको बाद में ख़राबी पैदा ना करे। अच्छा, एक चीज़ अमूमी तौर पर होती है कि हम तवाज़न बहाल नहीं रखते हैं। मतलब जितनी हमें ज़रूरत है, हम ज़रूरत से ज़ायद खाने के मुतलाशी होते हैं, वो खाना चाह रहे होते हैं, और जितनी ज़रूरत अपनी पूरी हो जाने के बाद भी हमारी आंखें जो हैं वो भर नहीं रही होती। मगर हमें समझ नहीं आता ना, क्योंकि हमारी आंखें हमारे जिस्म से बाहर लगी हैं, हमारे जिस्म के अंदर नहीं। हमें समझ नहीं आता कि कितना कोई खा चुके हैं और कितनी को गुंजाइश रह गई है और कितना और खा सकते हैं। अब नीयत एक बहुत बुरी चीज़ है जी। अब वो जो हकीम साहब नीयत है ना, वो हमें बड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि कभी कभी पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। मोस्टली सबके साथ यही होता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि खुशी हम खाने के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो खाना ज़रूरत के तहत होता है। ज़रूरत के तहत ये है कि जो खाना आपको एनर्जी दे, जो आपको ताकत दे, जो खाना आपको बोझलपन कर रहा है। ये मैं एक छोटी सी आसान सी निशानी कर देता हूँ। ऐसा खाना जिसके खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको गुनूदगी आना शुरू हो जाए, तो समझे वो ज़बरदस्ती का खाना है। अच्छा, वो आपका खाना तलब का खाना नहीं है, वो आपका मैदा पहले से ही भरा हुआ था, ऊपर से आपने फिर खाने का बोझ उस पर डाल दिया, जिससे उसकी एनर्जी कमज़ोर हो गई। इससे फिर वो पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सुस्ती गालिब आ जाती है। जैसे आप कौरमे, निहारी, कोई भी चीज़ ऐसे पेट भर के खा लें तो आपको बड़ी ऐसे सख्त नींद आना शुरू हो जाती है, जैसे नशे में। वाकई अगर आप भूख से खाएंगे, मतलब तलब है, भूख है और आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप तलब से अगर खाना खाएंगे ना, तो वो खाना खाने के बाद आप एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, वही खाना भले चाहे निहारी खा लें, जो भी होगी, मतलब जिस्म की ज़रूरत के तहत खाएंगे तो वो आपको एनर्जी देगा। अच्छा, अगर जिस्म पर बोझ डालेंगे वो आपको सुस्ती देगा। ये एक आम सी निशानी है कि अगर खाना खाने के बाद आपको गुनूदगी हो रही है तो समझे कि आपका मैदा तलब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें, खाना किस लिए खाया जाता है? एनर्जी लेने के लिए, जिस्म को एक्टिव करने के लिए, हरारत पहुंचाने के लिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस हरारत को इतना बढ़ा चुके हुए हैं, ना सिर्फ अपनी ईद में, ना सिर्फ अपनी छुट्टियों में, ना सिर्फ अपने वीकेंड में, ना सिर्फ अपनी दावतों में, हम खाना खाना खाना, जब भी सेलिब्रेशन होनी है खाना, तो वो खाना किस तरह से मैनेज करना है वो हम अपने मैदे का ख्याल रख के नहीं करते हैं। सेलिब्रेशन पे तो ना कहें, लोग फौतगी पे भी खाने के लिए लोग जाते हैं। अब तो उनको पता होता है वहाँ पे खाना है, दूर से निकलेंगे, खाना घर से खा के नहीं जाएंगे, फौतगी वाला घर है वहीं जाके खाना है, उनको पता है वहाँ पे खाना तो मिलना ही मिलना है। वो हमने बना दिया है, फौतगी का खाना नहीं होता है। ये हमारा काम है ना कि हमने बना दिया है। फौतगी में तो खाना नहीं है, फौतगी तो एक दूसरे के साथ इजहार है जो हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी खाना, मतलब खाने के लिए जिंदा रहना नहीं है, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। हाँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हकीम साहब कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मरने के बाद भी खाना है। मतलब कोई मर गया तो उसके बाद भी खाना ही चल रहा है, जीने के लिए भी खाना, मरने के बाद के लिए भी खाना। ब्रेक लीजिए, उफ क्या खाना। अच्छा, होता क्या है कि हम ना कहीं खाने पे चले जाए और हमने गोश्त खा लिया, कढ़ाई खा ली, कोई गोश्त की आइटम चीज़ें जो है ना बारबेक्यू ऑर्डर कर लिए, तो फ़ौरन कहा जाता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लो, गोश्त खाया। और अगर कोई दोस्त या कोई आपकी सहेली या फिर कोई रिश्तेदार है, उसको पूछो कि भाई तुमने कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी, और वो कहते हैं कि नहीं जी मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती या नहीं पीता, तो आगे से उसको फ़ौरन बोलते हैं नहीं नहीं आज गोश्त खाया, खा लो, कुछ नहीं होता, हज़म हो जाएगा। तो ये हज़म होता है गोश्त कोल्ड ड्रिंक से? देखें, कोल्ड ड्रिंक की फार्मूलेशन का भी चेक करें। एक बड़ा आसान सा सवाल है कि ये बन किस चीज़ से रहा है, और अगर इसकी फार्मूलेशन आपको समझ आ जाए, ये नाजरीन करेंगे, चेक कर लें। आप जो पी रहे हैं कम से कम ये तो देखें, नुस्खा खाने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है, खाना खाने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है, फिर आप कोल्ड ड्रिंक में तो देखें इसमें क्या क्या डला हुआ है। आपको उसका नुस्खा नहीं मिलेगा जो कोल्ड ड्रिंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नुस्खा है ही नहीं है, पानी है और सोडा, उसमें कार्बोहाइड्रेट उन्होंने उसमें डाल दिया हुआ है। मतलब क्या है कि गोश्त को हज़म करने के लिए हमें कुछ ऐसी हाज़म चीज़ें चाहिए जो हमने भारी चीज़ खाई है उसको हज़म करने में वो मुआवन साबित हो। तो इसके अंदर है ना चीज़ें कुछ होती तो हैं, मतलब हम ठीक है कोल्ड ड्रिंक को हर वक्त जहर बुरा, उसको बस बहुत ही कुछ कहते रहते हैं, हर वक्त कोसते रहते हैं, मगर कहीं कोई चीज़ बेहतर भी तो होगी क्या? कि कोई ऐसी चीज़ है, अब हिकमत के हिसाब से बताइए कि इसके अंदर कि जब हम कुछ खाते हैं हमें बर्ब आती है जी, ठीक है, एकदम से मैं बताऊँ हल्का भी फील करते हैं, सच्ची बात बता रही हूँ, एकदम से ऐसा लगता है बहुत कुछ खाया पिया ना, थोड़ा सा ईजी हो गया है, हल्के हो गए, भारी भारी नहीं फील होता। ये चीज़ें तो आती हैं, तो क्यों आती हैं, क्या वजह है इसमें? एक चीज़, आग भड़क रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो, हाँ। और उसमें एकदम से ठंडा पानी अगर हम डाल दें तो वो एकदम के लिए सुकून नहीं हो जाता। हाँ, वो राख बन गई है तो वो तो सुकून ही होना है ना। अच्छा, कुछ चीज़ जल जाए ये हज़म नहीं होता। मैं ये बार बार बहुत सारी जगहों पे कह रहा हूँ, ग़िज़ा को जलाना उसका हज़म करना नहीं है। हमने गर्म खाना खाया, ऊपर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उसने हज़म नहीं किया, उसकी अफादियत को जला दिया। जब वो जला दिया हमें एकदम के लिए थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन ये देखिएगा जैसे ही आप 1 घंटा गुजारेंगे आपको शिद्दत से फिर पानी की तलब हो जाएगी, आपका मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, हलक में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा वो खाना जो पहले मैंने खाया था वो मेरे पेट पर ही भारीपन रहना शुरू हो गया हुआ है। अगर हमारे पास कुदरती तौर पर कुदरती नबाताती इलाज मौजूद है गोश्त को भी हज़म करने में, खाने को भी हज़म करने में, और हर तरह की ग़िज़ा को हज़म करने में, मुआवन करने में हमारे पास ऐसा है, तो हम ऐसी चीज़ को क्यों प्रेफर करें जिसके नुस्खे का ये हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो किस चीज़ के इस्तेमाल, जो चीज़ उन्होंने ज़ाहरी तौर पर उस पर लिख दी हुई हैं, आप वे देखें कि वो चीज़ें आप खुद लेके बनाएं वो जायका नहीं रहेगा। अगर उन्हीं चीज़ों के साथ बनाना है तो फिर तो जायका वो ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें कोई और साल्ट ऐसा यूज़ हो रहा है जो हमें उसका आदी बना रहा है। फिर इसकी तलब होती चली जा रही होती है, जब तलब बढ़ती चली जा रही होती है मैदे पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जी जी जी, हाँ नहीं, मिसाल आप दे रहे थे। मिसाल ये पुदीना है, 20 रुपए की गुच्छी मिली है, ठीक है, ये हमें हर जगह पे मुयस्सर है, मिल सकता है। हमें पता है ये पुदीना है, हमें पता है कि इसमें मिंट है, हमें पता है कि इसमें हाज़म करने वाली चीज़ें हैं, हमें पता है कि ये सदियों से हमारे इस्तेमाल में है, हमें पता है कि ये क्या क्या हमें फ़ायदे देता है। तो हम क्यों ना उन चीज़ों पर जो है वो इत्तफ़ा करें जिनका हमें पता नहीं, बजाय इन चीज़ों पर इत्तफ़ा करें जिनका हमें पता है कि ये क्या काम करती है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया है और आपको बदहज़मी हो गई है, तबखीर हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है, इसके 15 पत्ते लें और इसमें 2 चुटकी अजवैन डालें, ये अजवैन देसी, ये डालें, और इसमें थोड़ा सा अदरक डालें,
ये भी हमारे घर में रोज़ पकता है, रोज़ इस्तेमाल होता है, हमारे इस्तेमाल में रहता है। ये आप 3 चीज़ों का सिर्फ घर में आके एक बार कहवा पी लें, आपके गोश्त खाने से जो यूरिक एसिड बढ़ने का आपको खदशा पैदा हो रहा है, सवाल ये होता है कि अभी नहीं जो होगा। गर्मी है, जी ठीक है, इतना गर्म मौसम है, इसमें कोई जी। अर्क इस तरह का कावा, ये फिर कावाजात, ये सही रहेगा? कोई ये ना हो कि पीठ पे पित्त निकल आए गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक अजीब सा है जो बाहर में जाओ तो और जल्दी अटैक कर जाए, बहुत अच्छा सवाल बॉडी किया गर्म ना आपने। हो जाए। ये तो बता दें, क्योंकि हमें तो ठंड में ये कहा जाता है ना, ये कावा पियो, इसकी तासीर गर्म है, इससे ठीक हो जाओगे। तो बहुत से ऐसी जो चीज़ें, जैसे अजवाइन भी, इसकी तासीर भी गर्म है ना। तो अब हम गर्मी में ये ना हो कि हमें कोई, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अभी आप भी आए हैं, सारे दोस्त हम बाहर से हैं, रेडियो पे ना एक फलों का बादशाह आया हुआ है, तरबूज, खरबूजा, फलों का बादशाह, आम, आम फलों का बादशाह आम है, ये आया हुआ है, इसकी तासीर क्या है? गरम। ये बताएंगे कमेंट में कि ये गर्म है तो गर्मियों में क्यों आया? हाँ खरबूजा गर्म है, गर्मियों में क्यों आया? हाँ, तो तरबूज की तासीर गरम है तरबूज सर्द है, हैं? लेकिन पानी से भरा हुआ है। तरबूज सर्द है, पानी से तासीर भरा गरम हुआ नहीं है उसकी? नहीं, तरबूज सर्द तर होता है, सर्द खुश्क भी होता है। तरबूज सर्द खुश्क होता है, अच्छा, खरबूजा गर्म तर होता है। ओके, अच्छा, तरबूज की तासीर पूरी ठंडी है। जी ठंडी होती ओके, है, लेकिन पानी की मिकदार उसमें 90% तक होती है। ठीक है। ठीक है, हमारी गर्मियों में बहुत सारे ऐसे फल और ऐसी ग़िज़ाएं, आपको करेले बड़े पसंद होंगे, कब आते हैं? गर्मियों में। गर्मियों में खाते हैं ना आप, हाँ, अच्छी तरह से बूंद बूंद पाए खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं। ग़िज़ाई तौर पर ये मिजाज पाए में, कब गर्मियों में खाते लेकिन सवाल अजवैन का ही रहा ना कि हाँ। अजवैन गर्म है, हैं? गर्मी मगर क्यों पाए करनी? कब गर्मियों में खाते हैं हम? बहुत सारे लोग खाते हैं, अच्छा, बहुत सारे लोग गर्मियों में पाए खाते हैं। पाए पाए तो खा के साथ ही जग भरी जो है वो लस्सी का बना के पी लेते हैं, तो फिर अगले दिन फकियां ढूंढ रहे होते हैं अच्छा, कि हमें गर्मियों फकियां में। मिल जाएं जिससे आय हमारा हाय मैदा हाय। जो खराब हुआ है वो हाँ, ठीक हो जाए। फिर इनकी मिजाज की मुनासबत से ये देखना है कि इन्होंने हमें गर्मियों में जो हमारा गर्मी की वजह से जिस्म में कमी आ गई है वो कितनी पूरी करनी है। मगर तो- कोई मैदे का मरीज अगर हुआ तो, अगर अल्लाह ना करे अजवाइन वगैरह उसको अटैक तो नहीं कर जाएगी? बिल्कुल क्योंकि नहीं। मैदे में अगर किसी को ऑलरेडी सूजश है या फिर गर्मी है तो फिर तो वो तो पागल नहीं हो जाएगा, चीखें मारेगा, पागल टाटा फूटेगा। ब्रेक के बाद जवाब देना आपने मुझे इसका जी जी ठीक। कि अगर मैदे में भी गर्मी है और अगर इस तरह की गर्म चीज़ें भी खानी है तो फिर ये जो कावा जाता है ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे या हम ठीक कर देंगे? आइए ब्रेक। वेलकम बैक। क्योंकि देखिए अब इस रील को देख के ना सब बहस करेंगे, सारे बहस कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो पढ़ी लिखी आवाम है उसको तो थोड़ी सी समझ होगी, मगर कुछ पढ़ी लिखी आवाम भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हिफाजत के बारे में किसी को नहीं पता, ये हिकमत में एक इल्म है और लोगों को जिनके हाथ में शिफा है उनको पता होता है किस चीज़ की क्या तासीर है, किसको किस वक्त देनी है। अब हमारे माशरे में क्या होता है, अगर हमने किसी को कोई दवा बता दी, कोई नुस्खा बता दिया, तो सबसे पहले वो यही सोचेंगे तो कावाजात, गर्मी में कौन कावा पीता है, इसकी तो तासीर इतनी गर्म होती है, अजवाइन इतनी गर्म तासीर वाली अजवाइन हम कैसे? तो अब मुझे बताइए, ये सवाल अब बहस छिड़ जाएगी। कावा पी सकते हैं फिर हम, ये अजवाइन भी, अजवाइन का कावा, मैदा ख़राब हुआ, किसी के मैदे में गर्मी हुई तो आइसक्रीम की तासीर क्या होती है? ठंडी ठंडी होती है। बर्फ की तासीर क्या होती है? ठंडी। जायका ठंडा होता है, अच्छा, तासीर क्या होती है? तासीर गर्म होती है। बर्फ़ की भी? जी, और गर्म गर्म तासीर होती है बर्फ की। अच्छा, क्यों बर्फ वाला पानी पी के हमें बार बार जो है वो प्यास की शिद्दत होती है? क्यों? क्योंकि ये अंदर खुश्की पैदा कर देती है। अच्छा, ज्यादा ठंडा पानी जिस्म में खुश्की पैदा कर देता है, जिससे हमारी प्यास नहीं बुझती है। गर्मियों के अंदर हर वो चीज़ फ़ायदा देगी जो आपकी जिस्म की एनर्जी को बहाल करेगी। करेले गर्म हैं लेकिन तहरीक भी देते हैं, पट्ठों को मजबूत भी करते हैं, इसलिए गर्मियों में है। खरबूजा जिस्म की पानी की कमी को भी पूरा करता है और जिस्म के हाजमे में भी मुआवन होता है। गुर्दों ने चूँकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल आता है, पानी हम अगर कम भी पीते हैं उन्होंने अपना काम करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर यह एहसान फरमाया, जो गर्मियों के मुतल्लिका हमारी चीज़ें थी और गर्मियों में जो हमें कम हो जानी थी हमारी जिसामत के लिहाज से, वो फल दे दिए, वो सब्ज़ियाँ दे दी। सर्दियों में आप अनार खाते हैं, वो तो ठंडे होते हैं, फिर तो क्यों खाते हैं? उसमें तासीर क्यों नहीं पूछते कि ये ठंडा अनार हम क्यों खा रहे हैं? ग़िज़ाओं में तासीर नहीं देखते हैं। ये जो अद्वियाती तौर पर हैं नुस्खा जात, अब ये अकेली अजवैन नहीं है कि मैं ये कह दूं कि अजवैन के फक्के मारना शुरू कर दें।
अब इनकी एक मिकदार खुराक होती है, मतलब किसी की मिकदार खुराक 1 माशा है, किसी की 2 माशा है। आप चमचे भर के खा लेंगे तो वो तो सही मौसम के अलावा भी खाएंगे तो वो नुकसान देगी। आप इसमें पुदीना जिसकी तासीर ठंडी है उसको मिक्स करके दे रहे हैं। अब इसको पुदीना भी ठंडा नहीं होता है जी। अच्छा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, भले साथ चला दीजिएगा। आप पे यकीन है, आप हमारा स्क्रीनशॉट है क्या हो गया? मतलब स्क्रीनशॉट इसलिए दे रहा हूँ कि वो जो अतिब्बाए कराम ने तहकीक के बाद इनके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें फिर सामने आनी चाहिए, वो देखनी चाहिए। अब इनका कम्बिनेशन बनाया जाता है पुदीने का, अजवैन का और अदरक का। ठीक है, अदरक जिस्म में फुजले जमा नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता, खून को पतला रखने में मुआवन साबित होता है। मतलब जिस्म में जो बादी बढ़ चुकी होती है, जिस्म में जो रतूबतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, ये उसको साफ़ करने में मुआवन साबित होता है। हर खाने में तो हम अदरक डालते हैं और कूट कूट के डालते हैं, कभी खाना गर्म नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, और मुझे बताइएगा कि जैसे अगर हम किसी को कोई दवाई दे दें खाने के लिए, कोई गोली दे दें बुखार की, नज़ले की, उसको नहीं कहते कि इसकी तासीर गर्म है। हाँ, मगर अदरक का कावा दे दें, अदरक कैसे खाने आप दावत दें ना, उनसे कहें ज़रा ये जो गोली आप खा रहे हैं इसका मिजाज देखिएगा, गर्म खुश्क है या गर्म तारा क्या है। हाँ, ज़रूर ये देखना चाहिए कि आप जो भी कोई टैबलेट ले रहे हैं वो क्या मिजाज रखती है। चूँकि इनके मिजाज का हमें कदीम तरीका हिसाब से बरसगीर पाको हिंद में ये अरसा दराज से इस्तेमाल होती आ रही हैं, तो ये हर घर वाले को पता है कि इनके मिजाज ये हैं। तो हमें जब इनके मिजाज खाने से पहले ज़हन में आ जाते हैं तो वो पहले ही एक दबाव सा बन जाता है कि पता नहीं हमें इसके साथ क्या हो जाएगा, किस तरह की कैफियत बन जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये अगर अपने मिजाज में, फिर तिब में इनके दर्जे होते हैं, गर्म दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, दर्जा चहारम। मतलब इस हद तक अद्वियात के होते हैं। कुछ चीज़ें गर्म दर्जा अव्वल होती हैं, कुछ चीज़ें गर्म दर्जा दोम होती हैं, कुछ चीज़ें गर्म दर्जा चहारम होती हैं। इसी तरह से फिर गर्म खुश्क होती हैं, गर्म तर होती हैं, सर्द खुश्क होती हैं, सर तर होती हैं। ये फिर मिजाज के हिसाब से सब चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाता है। लेकिन कम अज़ कम मैं जो ये जो कावाजात शेयर करने होते हैं, जो सब ने देखने होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कावाजात शेयर करें जो मुतदिल मिजाज हों, जो हर किसी के मिजाज के साथ सूटेबल भी हों और उनको नुकसान भी ना हो और उनको फ़ायदा लेने में उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये जो ईद पे हमने खाने खाए थे जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे आपसे पूछना है कि नुकसानदेह क्या चीज़ थी? अगर मैं कॉम्बो आपके सामने रखती हूँ, जैसे गोश्त प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस मीठा जी, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह क्या था? गोश्त के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा साथ ही जोड़ के मीठा, अगर यही कॉम्बो में बता दूँ, गोश्त प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस मीठा, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या इसके अंदर गलत क्या है? मतलब इन इसमें से कौन सी चीज़ निकाल दें इस कॉम्बो में से? इसको मीठा निकाल दें, कोल्ड ड्रिंक निकाल दें, गोश्त खाएं। और अगर कोई एक चीज़ निकालनी हो तो? बोतल पीने की हमें नौबत क्यों आ रही है? मतलब हमारे मैदे ख़राब हैं, मैदे जो है वो गोश्त को हजम नहीं कर पा रहे, तो हमें इसलिए बोतल पीने की नौबत आ रही है। हाँ। तो हमने इस मैदे को पहले से क्यों नहीं ठीक करके रखा? पहले से क्यों नहीं ठीक करके रखा? एक बहुत मशहूर तबीबे हैं बहुत सारे, उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है, मैदा तमाम बीमारियों का घर है, परहेज तमाम इलाजों का सर है। यानी तमाम बीमारियां जो हैं वो हौज है, यहाँ से शुरू होनी है, इसमें खराबी पैदा होनी है, सब में खराबी पैदा हो जानी है। किसी भी इलाज को उसके इंतहा तक पहुंचाने के लिए, मतलब अगर आप चाहें कि मेरे जिस्म से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर आप एहतियात को लाजमी रखें, परहेज़ को लाजमी रखें। गोश्त अगर आपने खाना है, जब भी ईद पे खाना हो या ईद के बाद अगर खाना हो, तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब आपका जी चाह रहा हो कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खाना है, तो आप थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके भूख रख के उसको छोड़ दें। जिन्होंने कहते हैं ना रज के गोश्त खाना, वो ना खाएं, आप हमेशा ही गोश्त खाते रहेंगे। गोश्त खाने के बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, हर एक को गोश्त नहीं सूट करता, फिर ये कॉन्स्टिपेशन का क्या हल कर सकते हैं? जिनका मिजाज पहले से ही गर्म खुश्क होता है, तो उन लोगों को गोश्त खाने से कब्ज़ की जो है वो कैफियत बन जाती है। या जो लोग खाली गोश्त खाते हैं, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं, वो पता क्या कहते हैं गोश्त खाने का ना एक तरीका है। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा इधर ना रोटी ना खाना वरना गोश्त नहीं जो खादा जाता। ये उन्होंने एक तरीके बनाए हुए हैं गोश्त खाने के लिए।
जो गोश्त खाने का बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप गोश्त को बिल्कुल छोटे छोटे पीस में लें और इसमें किसी सब्जी का इम्तजाज करें, मतलब कोई भी सब्जी इसके साथ इस्तेमाल करें। आलू तक डाल सकते हैं, चाहे आलू पका लें, सब्जी है ना जी ये? बिल्कुल, आलू भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भिंडी डाल दें। हाँ जी, कद्दू गोश्त, मैं कह रहा हूँ कि कद्दू गोश्त खाएं ताकि आपको गोश्त का भी फायदा मिले, कद्दू शीफ का भी फायदा मिले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का भी फायदा मिले। जायकेदार भी सबसे ज्यादा वही बनता है, सबसे जायकेदार बनता ही इसीलिए है कि ये हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। अगर आपने गोश्त ही खाना है तो फिर सब्जी के साथ खाएंगे तो कब्ज नहीं होगी, पहली कब्ज भी नहीं होगी। और अब अगर हो गई किसी को तो उसका भी इलाज, ये सौंफ और अजवाइन वाला कावा भी लोग ये हाजमे को बेहतर करेगा, तबखीर नहीं होने देगा, तेजाबियत नहीं होने सौंफ देगा। अजवाइन जी जो है अजवैन, पुदीना और अदरक, ठीक है, ये वाला कावा, ठीक है। ये इन दिनों में इसमें एक तब्दीली ये की जा सकती है कि अदरक की जगह पे जीरा सफेद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या काम चेंज कर देगा, क्या साइंस? ये जीरा जिन लोगों को गोश्त खाने से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाँ, यूरिक वाला, यूरिक एसिड वाला भी दर्द, या वैसे भी मतलब घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता अच्छा, है। उसके बगैर वैसे भी दर्द होता है, मतलब सिर्फ यूरिक वाला असल नहीं, गोश्त से दूसरे दर्द भी होते हैं? जी बिल्कुल हो जाता है। पट्ठों में जिनके मसला होता है, हड्डियां जिनकी कमजोर होती हैं, हाँ, पट्ठों में खिंचाव होता है, पहले से ही जो जोड़ों के दर्द के मरीज होते हैं, हाँ, गैंठिया का मरीज होते हैं, लेकिन वो गोश्त खाए बगैर रह नहीं सकते हैं, उनको भी दर्द हो जाता है, तो वो इसमें थोड़ा जीरा सफेद इस्तेमाल कर लें। अदरक हटा दें। जी अदरक हटा के अजवैन, जीरा और पुदीना, अच्छा। ये वाला कावा ले लें बिलखसूस ईद के दिनों में, तो इंशाल्लाह उसके साथ उनको कुछ वक्त के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए तो दर्द में अफाका जरूर हो जाएगा, गोश्त भी खाया जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपने अपने गोश्त को हजम कैसे करना है। जबरदस्त नुस्खे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जो एसिडिटी होती है, जलन होती है सीने में, सोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, बार बार जलन वाले बर्ब्स आना, सही सही, वो मसाले जात की वजह से होता है या फिर गोश्त की वजह से होता है? मैं एक छोटी सी मिसाल दे के अर्ज कर देता हूँ। एक डकार होता है, मतलब खाना खाने के बाद वर्ब वाला डकार आता है। ये किस चीज़ की अमूमन निशानी होती है? चले मैं आसान कर देता हूँ। ये अमूमन कहा जाता है कि जब पेट भर जाता है ना, बंदा समझता है कि अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक निशानी होती है कि डकार आ गया, खाना हजम हो गया। डकार आने से मतलब होता है कि खाना हजम हो गया। ये जो जलन होती है, ये जो ब्लॉटिंग होती है, ये जो दबाव होता है, ये उस वक्त होता है जब हमारा पहले से ही पेट भरा हुआ हो, ग़िज़ा की नाली पे पहले से ही दबाव मौजूद हो, हमें ऐसा लगे कि कोई तलब नहीं है खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, भूख भी नहीं है, लेकिन खाना बहुत अच्छा आ जाए सामने, खाना बहुत अच्छा सामने आ जाता है, तलब होती नहीं है, हम फिर वो खाना खा लेते हैं जो फिर पेट पर गिरानी कर देता है, ग़िज़ा की नाली पे दबाव बढ़ देता है। फिर उसमें ही अगर कुछ ऐसे मसाला जात इस्तेमाल किए गए हों जो कुछ गैर मेयारी हों, ठीक ना हो, या आयल अच्छा इस्तेमाल ना किया गया हो जिसमें उसकी पकाई ठीक ना हुई हो। मैंने वैसे आज तक नहीं देखा जिसने देसी घी का खाना खाया और उसका सीना जला हो। काफ़ी लोग आते हैं कि वो देसी घी के खाने खाते हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक दी हुई है, मतलब ये सहूलत है कि उनको मुयस्सर है, हर बंदा आदमी नहीं उस तरह से जो है वो कर सकता। लेकिन जब से हमने ये सारी चीज़ें जो गैर फितरी तौर पर अपने जिस्म में हमने इन्वॉल्व कर दी हुई हैं, जो गैर मेयारी घी हैं, जो गैर मेयारी मसाला जात हैं, मैंने आपके प्लेटफार्म पे एक जगह पे कहा था, वो काफ़ी सारे लोगों ने सराहा, जितने भी गरम मसाला जात हैं ये आप पिसे हुए नहीं खरीदें, खुद लाके ये खुद लाके साफ करके खुद इनको पिसवा के रखें, ताकि आपको पता चले कि मैंने काली मिर्च पिसवाई है, मैंने ज़ीरा पिसवाया है, मैंने अजवैन पिसवाई है, मैंने छोटी इलायची पिसवाई है, आपको पता हो कि ये है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्सर में आ रही हैं, कि इसमें क्या सा बुरा मिक्सर हो रहा होता है, हम वक्ती चटपटा और जायके को दे के अपने मैदे को ख़राब कर देते हैं। अब ब्लॉटिंग हो गई, तबखीर हो गई, तेजाबियत हो गई, बोझ हो गया, सीने में जलन हो रही होती है। बेहतरीन सा एक नुस्खा वो मैं शेयर कर देता हूँ, हर आदमी जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये एक छोटा सा पत्ता है, मशहूर पत्ता, तेज़पात। अमूमन बिरयानी खाने में आए तो ये बड़ा सा पत्ता सामने आ जाता है। ये वाला तेज़ पत्ता आप ले लें 100 ग्राम, और इसमें आपने अजवाइन, सौंफ, ये सौंफ डालनी है आपने 100 ग्राम, बराबर वज़न इसके। और ये एक तोहफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला का, कलवंजी, ये आपने डाल देनी है 50 ग्राम। और इसमें आपने ये जो पुदीना है, ये ताज़ा मिल सके तो ताज़ा भी मिक्स कर सकते हैं, खुश्क वाला,
खुश्क पुदीना लेके आप इसको 100 ग्राम ये वाला ले लें, और इसमें डालनी है सुंड, 50 ग्राम सुंड, और इसमें डालनी है 20 ग्राम छोटी इलायची, और ये इलायची आपने छिलके समेत ही डाल देनी। बेहतरीन और खूबसूरत सा एक चूरन मैदे की अक्सीर फकी एक तैयार हो जाएगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है वो इसमें हल्का सा नमक डाल के इसका जायका बेहतर कर सकते हैं। काला नमक डाल के इसका जायका बेहतर कर सकते हैं, वरना ये इसके बगैर भी एक बेहतरीन सा चूरन अच्छा सा बन जाएगा। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के आधा घंटा बाद इसका छोटा आधा चम्मच ये वाला पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह एक बार ही खुल के डकार आ जाएगा। जो गिरानी बनी हुई है, दबाव बना हुआ है, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा। इस नुस्खे का एक फ़ायदा और भी है, और बहुत अच्छा फ़ायदा है, कि ये जो गले में अक्सर ख़राबी होती है, जिन लोगों को केरा सा बना होता है, छोटी छोटी बलगम चिपकी हुई होती है, वो भी इसके साथ अल्लाह के फजल से बेहतर होना शुरू हो जाती है। वाह माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त बता दिया। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि गोश्त की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें ये जो चर्बी होती है, चर्बीजात चीज़ें ज़ाहिर सी बातें साथ पक जाती हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सिर्फ सादा गोश्त उसकी वजह से, और मटन और बीफ अगर दोनों में मिकदार देखी जाए, उसमें कितना कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, किस में ज़्यादा होता है, कौन सा अगर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है तो ना ही खाए? देखिए, हमारा ना जो सेहत के जो शोबाजात हैं, फिल वक्त तो एक कन्फ्यूजन बढ़ चुकी हुई है। पहले थी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल, फिर अब शुगर या प्री डायबिटिक, इस तरह के सारे मामलात आहिस्ता 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 हर बीमारी के साथ कोई ना कोई कन्फ्यूजन बढ़ती चली जा रही होती है। असल में एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग़िज़ा खाई जाती है एनर्जी के लिए। अगर ग़िज़ा एनर्जी नहीं दे रही और उसके फुजले बन रहे हैं, उस फुजले में ही एक कोलेस्ट्रॉल है जो ज़रूरत से ज़ायद बन रहा है जिस्म के अंदर। तो हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो ज़ायद चीज़ों को हल करने में हमें मुआवन साबित हो। वो हमारे घर में कुछ चीज़ें आसानी से पड़ी हुई हैं। ये देसी अजवैन, ये एक ऐसा नुस्खा है, हमारी जो बहनें बेटियाँ कोशिश कर रही हैं कि उनका पेट कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, जो पेट की शेप है वो बेहतर हो जाए, और जो मोटापा बढ़ चुका है वो ठीक हो जाए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक हो जाए, या जो हाजमे के मसाइल हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद भी कब्ज़ के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, हाजमे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ये उसके लिए एक बेहतरीन, हार्मोनल इश्यूज़ के लिए भी अच्छी जी है बिल्कुल, उनके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है। वो आप ये अजवैन देसी आराम से आसानी से मिलने वाली चीज़ है, ये आप ले लें 50 ग्राम, और इसके साथ आपने इसमें डालना है काला ज़ीरा। अमूमन ज़ीरा सफ़ेद डाला जाता है, ये काला ज़ीरा, ये काला ज़ीरा आपने ये डालना है। ये इसमें डालना है 50 ग्राम, और इसमें ये मेथी दाना ये आपने इसमें डालना है 50 ग्राम, और इसमें एक चीज़ डालनी है आपने काली मिर्च, ये डालनी है 20 ग्राम। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है। इसको सफ़ूफ़ बना लें बारीक, और ये सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ज़ीरा और छोटी इलायची के कावे के साथ। लेकिन अगर कब्ज़ हो रही है तो सना मक्की के ले लें आप 5 पत्ते, और तेज़ पत्ता ले लें 1। इसके कावे के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल-ए ताला 20-21 दिन के बाद उनका पेट बड़ी ही तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा, बगैर किसी नुकसान के। अच्छा, अब एक और सवाल मुझे ये पूछना था कि अगर हेल्दी खाना पूछूं, उसमें बारबेक्यू है ख़ासतौर पे, क्योंकि ईद पे बड़ा खाया गया है, तो ये बारबेक्यू हेल्दी होता है या फिर सालन वाला गोश्त, किस फॉर्म में गोश्त जो है वो बहुत हेल्दी है? ऐसा गोश्त जिसमें मसालों की आमेज़िश कम से कम हो, वो गोश्त अच्छा खाने में होगा। जिसमें मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए गए हों, वो गोश्त जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। बारबेक्यू में हम एक मसला करते हैं कि पहले तो उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में डिप करके बार बार उसको ऑयल में पका के फिर उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो बना देते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि रात को कुछ हम दही में मिक्स करके कुछ मसाला जात उस पर लगा के कुछ लोग उसको रखे रखते हैं, फिर उसके साथ उसको पकाते हैं। तो फिर हम जब गोश्त खाते हैं ना, तो फिर मसालों का जायका ज़्यादा आता है, गोश्त का जायका कम आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा शो था। आप इसको सेव कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने अपने गोश्त को हजम कैसे करना है। ज़बरदस्त नुस्खे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी
बात करते हैं हम एक इमेज के हिसाब से कि हम अपने इमेज को किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि बन सवर के रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, फिर उस वक्त उन पे वो जो पर्सनैलिटी है ना, ऑरा जो उनका है ना, ऑरा वो अच्छा लगता है, वो तैयार हुआ हुआ हर वक्त अच्छी ड्रेसिंग के साथ, ड्रेसिंग भी ऐसी जो उनके ऊपर सूट कर रही हो, ऐसी नहीं कि बस आपने ज़बरदस्ती कुछ पहन लिया और आप पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आप सोफिस्टिकेटेड भी हो, एलिगेंट भी हो, क्लासी भी लगे और ऑल दैट। आपने अगर सेलिब्रिटीज़ को देखा हो तो वो बड़े अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपने ड्रेस को, अपने स्टाइल को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं और पहनते हैं। और अब हमारी जो आम आवाम है ना, उनको बेसिकली इस चीज़ की समझ नहीं आती कि उनके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी। वो फ़लानी सेलिब्रिटी को कुछ देखते हैं पहना हुआ तो कहते हैं कि हम पे भी अच्छा लगेगा, हम भी ये ख़रीद लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो उनके ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा। उनकी पर्सनैलिटी के मतलब उसमें निखार के लोगों के सामने लाएगा कि नहीं, वो अच्छे लगेंगे, ये दूसरी बात है। अच्छा, तो अब जो प्रोफेशनल आपका करियर होता है, ठीक है, उस करियर में आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अपने इमेज को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, आपकी अच्छी ड्रेसिंग, अपने स्टाइलिंग, अपने अच्छे कैरी करने को, अपने पूरे लुक को। तो आज इस पे बात करते हैं हम। मौजूद है हमारे साथ नूरुलैन, उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नूरुलैन? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? परफेक्टली फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आम आदमी को ये समझ आएगा कि भाई मैं जो हूँ ये पहनने लगा हूँ या लगी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में क्या ये पहनकर निखार आ जाएगा? जिसको हम किसी और को पहन के देख रहे हैं कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, तो क्या वो हम पे भी अच्छा लगेगा? ये फाइनल है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यूजुअली जब हम इमेज कंसल्टिंग करते हैं, हमारे पास जब लोग हमें अप्रोच करते हैं, तो एक मिसकंसेप्शन होता है कि आपके अगर किसी दोस्त पे जो चीज़ सूट कर रही है या जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी पे जो चीज़ सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर भी सूट करे। आपकी अपनी स्किन अंडरटोन होती है। सबसे पहले तो लोगों को अपनी अंडरटोन का ही नहीं आइडिया। अगर एक पर्सन का वाइट कॉम्प्लेक्शन है तो दूसरे पर्सन की अंडरटोन डिफरेंट होगी। जरूरी नहीं है कि वो कलर आप पर भी सूट करे, या जो आपकी बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज आप पर सूट करे। तो ये इसके लिए ना आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। दूसरा, आप किस कल्चर में आपकी नर्चरिंग हुई है, वो भी बहुत मैटर करता है। अब अगर मैं थ्रू आउट मेरी लाइफ एक ऐसे एरिया में रही है जहां पर सिर्फ मैंने कहने के शलवार कमीज पहना है या सिर्फ जीन्स पहना है, अब मैंने अगर किसी को देखा कि अच्छा इसको ये बहुत सूट कर रहा है जीन्स और टी शर्ट, मैं भी ये पहन लेती हूँ, हो सकता है मेरी बॉडी से उसको कैरी ना करे, या शेड जो मैंने पहना है मेरी अंडरटोन से मैच नहीं करता, तो वो उस तरह से मेरी पर्सनैलिटी बाहर ना निकल कर आए। लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को जानते हुए अपनी ग्रूमिंग नहीं करते। वो सिर्फ लोगों को देखकर जो एक आर्टिफिशियल आपका ऑरा होता है ना, वो मेंटेन करते हैं। वो फिर उनकी पर्सनैलिटी के साथ रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, और वो फिर आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स। ये फिर आम इंसान को कैसे पता चलेगा? यही मेरा सवाल बनता है कि फिर एक आम इंसान को हमने सिखाना कैसे है, बताना कैसे है? बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए ना आप देखें फिजा, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ। उसके लिए बहुत इजी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अब इट्स वेरी इजी, जैसे अब अंडरटोन होती है स्किन की, वो जानना इज वेरी इजी। कि आपका जैसे ये जो रिस्ट होती है, यहाँ पर आप देखें आपकी वार्म टोन है या कूल टोन है। अगर ब्लू है तो इट्स कूल, और अगर वार्म है, ग्रीन है, तो इट्स वार्म। उसके हिसाब से अब नेक पे अगर आप दो कि मेरी कूल वार्म टोन है, तो ये मुझे क्या सूट करेगा। और आजकल तो चैट जीपीटी पे इतना इजी है, डिफरेंट टूल्स हैं, आप अपनी पिक्चर ही दो और उसको बोलो कि ये मेरी फेस एक्सप्रेशंस है, मेरी ये बॉडी है, तो मुझ पे क्या सूट करेगा, वो आपको पूरा पिक्टोरियल एक शेयर कर देता है। आपको एक बुक आपकी वो भी बन जाती है बस। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अंडरटोन क्या है, ऑल्सो आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ड्रेसअप करना है। अगर आपने बाहर डिनर पे जाना है या फैमिली गैदरिंग्स में जाना है, उसके लिए आपकी डिफरेंट एक होगी, आपने अपने को डिफरेंट तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी अंडरटोन जान ली, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी टाइप कैसी है, कि आप टॉल हैं, ब्रॉड हैं आपके शोल्डर, इतना तो आप जान ही सकते हो नॉर्मल। अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखो। आप अगर ये नेट पे भी अपनी पिक्चर दो और अपने मेजरमेंट्स शेयर करो, तो वो आपको बता देता है कि दिस इज योर बॉडी टाइप। और इसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसे जो नेक लाइंस हैं, आपको शोल्डर की जो फिटिंग्स हैं, वो सूट देगी। तो उसके
अकॉर्डिंगली अगर आप 2 लेट्स से कि मैंने सलवार कमीज ही पहनना है, तो मुझे किस तरह के डिजाइन सूट करेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छी एक कैटलॉग शेयर हो जाती है। अच्छा, और ये तो जैसे ये स्टाइलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगी वॉचेस पहनना, महंगे जूते साथ पहन लेना कपड़ों के, ठीक है, कुछ लोग बहुत कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, ब्रांड्स को प्रेफर नहीं करते, कोई महंगे जो है ना ब्रांडेड लोगोज लगी हुई टी शर्ट्स नहीं पहनते, मगर हाँ घड़ी और जूतों के ऊपर जो है ना बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो और पर्स के ऊपर भी। तो मुझे बताइएगा कि फिर ये बैग और जूते और घड़ी, इज़ दैट वर्थ इट रियली टू शो दैट यू आर क्लासी एंड रिच एंड एलिगेंट? Okay, अच्छा, it vary from person to person. First of all, the misconception about image consulting is लोग यही समझते हैं कि अगर हम image consultant के पास जाएंगे ना, तो वो हमें इन चीजों पे लगा देगा, महंगी वॉचेस, बैग्स और आपने ज्वेलरी। It's about how you carry yourself. अगर आपने एक नॉर्मल सी भी वॉच पहनी हुई है, जैसे अगर आप वॉच पहनने के शौकीन हैं, आप किस तरह से ड्रेस के साथ उसको मैच कर रहे हैं, कैसे कैरी कर रहे हैं, तो वो भी स्टैंड आउट करेगी। अब जरूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड जूते ही लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे वॉच पहनी हुई है, अगर फीमेल्स का हम देखें तो सिल्वर कलर की वॉच होगी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी होगी, वो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही। आपने अगर ज्वेलरी गोल्ड में पहनी है, तो आपकी वॉच भी गोल्ड कलर में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर सिल्वर है, तो सिल्वर के साथ आपकी जानी चाहिए। ऑल्सो आपने किस तरह से उसको कैरी किया हुआ है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब समटाइम आपने भी सुना होगा, बहुत सी लेडीज कहती हैं मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने, लेकिन ना पिक्चर्स में मेरी लुक नहीं अच्छी आ रही, मैं ठीक नहीं लग रही। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो आपकी अंडरटोन के हवाले से नहीं होती, फिर ज्वेलरी में बहुत मिसमैच होता है। कहीं पे फुल सिल्वर ज्वेलरी होगी, कहीं पे वो एंटीक आपकी कोई रिंग होगी, और कहीं पे आपने गोल्डन जो है वो चूड़ियां पहनी होगी या किसी और कलर की चूड़ियां पहनी होंगी। तो जब वो इतना मिसमैच होगा तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे बाहर आएगी? और और ये ये जो जरूरी नहीं है कि मर्द आपको हजरात हैं, ये जैसे जो यस मर्द हजरात होते हैं, ये चेन्स पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, 2-3 किस्म के पट्टे पहन रहे होते हैं हाथ में जो लेदर के कुछ, और गले में भी चेन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनकी पर्सनालिटी को क्या दिखाता है? इज़ दैट अ वेरी गुड स्टाइलिंग फॉर, यू कैन से एज फॉर मेन? अच्छा लगता है ये? क्या प्रिटेंड करवाता है? यस, अगर तो इट वेरी ओकेजन टू ओकेजन। अब अगर आप प्रोफेशनल सेटअप पे हो, तो ये जो आपने अभी डिफाइन की चीजें, ये नहीं आपको एलिगेंट शो करवाती हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यूज भी आपकी पर्सनालिटी में आपने किस तरह से ड्रेसिंग की हुई है वो बहुत मैटर करती है। अब आपने अगर वो बाजू में पट्टे पहने हुए हैं, चेन्स पहनी हुई है, या आपने वो बाल मैसी लुक की हुई है, तो वो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल आपके लुक के साथ नहीं अलाइन हो रही। तो उसके लिए तो इट इज नॉट सुटेबल। बट वेयर इज अ गैदरिंग जहाँ पे आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, या ऐसी गैदरिंग है, देयर आर सम कंपनीज जहाँ पे आपके अटायर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे एक टाइम पे हम गूगल के बारे में सुनते थे कि वहाँ पे आपके अटायर को इतना नहीं देखा जाता, आप मतलब इजी कूल ड्रेसिंग में आ सकते हो, तो देन इट्स फाइन। लेकिन हर जगह का एक डेकोरम होता है। आप जब भी किसी जगह पर जाते हो, तो फर्स्ट आप इतना तो अंदाजा लगा ही लेते हो कि मैं किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहा हूँ, मैंने कैसे लोगों से मिलना है, उसके लिए आप उस लिहाज से ड्रेसअप हो। देयर शुड बी इन योर वार्डरोब इस हिसाब से ड्रेसिंग और एक्सेसरीज होनी चाहिए। और अगर एक ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे इट डजंट मैटर कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग की है, आप हर तरह के रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, तो दैट्स फाइन, यू कैन वियर दैट, क्योंकि जाहिर है आपने फैशन भी तो करना है ना अपने शौक के लिहाज से। ऐसे बट इट ऐसे डिपेंड्स कि आप कैसी गैदरिंग में जा रहे हो और किस तरह से उसको कैरी कर रहे ठीक है, एक ब्रेक के बाद हम आपको नूरलैंड करते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। अच्छा जी, अंगूठियाँ, उंगलियों में ये औरतें तो अंगूठियाँ पहनती हैं, मगर मर्द जो स्टोन्स 2-2, 3-3 किस्म के बड़े बड़े स्टोन्स पहनते हैं, छल्ले पहनते हैं, बहुत सारी रिंग्स पहनते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हाथ में भर लेते हैं, बस जहाँ से जो रिंग मिल जाए। कोई ढांचे वाली रिंग पहन लेगा, मुंह ढांचे का बना होता है, कोई चील वाली रिंग पहनेगा, बहुत सारी रिंग्स पहनते हैं कुछ। तो ये सही है, मर्दों के लिए अच्छा लगता है? इट्स अ गुड स्टाइलिंग? अच्छा, अभी अगर आप एज पर देखो ना रिसर्च, तो ये इतना सूटेबल नहीं लगता। देखें, अब ऐसे ही है ना, एक पर्सन, लेट्स से कि मैं आपसे कहती हूँ आपने इनके साथ काम करना है, आपने इनको रिपोर्ट करना है, या लेट्स से कि ये आपके मतलब आपने इनके अंडर काम करना है। अब उनकी लुक ऐसे है कि ऐसे उन्होंने रिंग्स पहनी हुई हैं, एक ऐसा अटायर है, तो क्या आप उनको सीरियस लेंगे? नहीं। पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ऐसे बंदे को देखें, कोई बंदा, एक बंदा आ रहा है जो प्रॉपर ड्रेसअप है सोबर वे में, और एक पर्सन है, आदमी है जिसने इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उन दोनों में से उस पर्सन को चूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए जिसकी प्रॉपर ड्रेसिंग है, क्योंकि वो एक आपको सीरियसनेस शो होगी।
आपका जो अटायर होता है ना, आपकी जो लुक है, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है कि इवन इफ दिस पर्सन इज एबल टू टेक डिसीजन इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल, हाउ ही दिस पर्सन विल हैंडल द सिचुएशन। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो कराता है। अब आपने अगर ऐसे वो अंगूठियां पहनी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर वो पहने हुए हैं, और आपने अतरंगी सी चीजें पहनी हुई हैं, तो वो एक आपकी सीरियसनेस को शो नहीं करता। अगर आपको बहुत शौक है तो ठीक है, दोस्तों में जाएं, यू कैन वियर फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इसको अपनी पर्सनैलिटी का लॉन्ग टाइम हिस्सा ना बनाएं। आपको फैशन करने का दिल चाहता है, दैट्स फाइन। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मिस मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो इस रिंग के बगैर रह ही नहीं सकता, मिस मैं तो इस अटायर के बगैर तो रह ही नहीं सकता। तो ठीक है, अच्छा, there are कुछ some मर्द occasions खट्टे you can कलर wear। के कपड़े बहुत पहनते हैं, कुछ मर्दों को बड़ा शौक होता है ऑरेंज Yes. कलर के खट्टे, ठीक है, गोला गंडा के रंगों के जो है ना कपड़े, बिल्कुल शर्टें, फिर चिपकी हुई पैंटें, तंग चूड़ीदार पैजामा पहन पहन के, जीन्स से भी, तो कुछ इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। और रंगों का तो चुनाव ऐसे करते हैं जैसे लाल रंग उनके सुहाग के जोड़े से भी कीमती है, लाल शर्टें, लाल कुर्ते। तो ये मर्दों के लिए क्या सही है, पहनने चाहिए मर्दों को नहीं, ये ये कलर? बिल्कुल भी सूट नहीं करता, ये पीला, आपकी ऑरेंज, पर्सनैलिटी नियॉन जाता है। कलर्स। जापानीज एक कॉन्सेप्ट है यिन जैंग, जिसमें ये पर्सनालिटी और आपकी इसके बारे में बताया जाता है कि आपने कैसे खुद को बैलेंस करना है, जैसे फीमेल्स का होता है, जैसे ही मेन का होता है। तो दिस इज एक कॉन्सेप्ट है यिन जैंग। अगर आप उसको लेकर देखें ना, तो ये जो मेन में पर्सनालिटी है, जिसमें आप ये अतरंगे कपड़े कलरफुल से पहनते हो, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी उनकी पर्सनालिटी के लिए नहीं बने। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कि मैंने तंग पजामे, तंग जीन्स पहननी है और कलरफुल सी शर्ट्स पहननी है, विदाउट नोइंग कि मुझ पे सूट करता है भी नहीं, मेरी पर्सनैलिटी के साथ ये जा भी रहा है कि नहीं। इस चीज को हम स्टडी नहीं करते, जस्ट शॉप पर गया, जो कलर पसंद किया या दोस्त का देखा वो पहन लिया। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाउ, अगर आई एम अ मैन, तो एक वो जो मैस्कुलर आपकी जो डोमिनेंस है वो नजर आनी चाहिए, और वो फिर छुप जाती है, वो नहीं नजर आती। अच्छा, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि लड़के जो है ना अपना कफ आस्तीन का ऐसे ऊपर फोल्ड करके रखें, तो वो लड़के इस वजह से करते भी होते हैं कि लड़कियों को पसंद है। तो ये क्या सेंस दिखाता है, क्या स्टाइल दिखाता है, बताइएगा। अच्छा, ये जो है वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब डेफिनेटली अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल में आओ, उसमें तो इट इज नॉट सूटेबल। वैसे भी नॉर्मल में भी अगर आपने अपने एज अ मैन अपने कर्व ऊपर किए हुए हैं, तो इट शोज कि आप बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं कि इजी टू गो पर्सनैलिटी है। अगर आप वैसे भी एक इमेजिन करें ना माइंड में, और एक बंदा जिसकी प्रॉपर कर्व से है, प्रॉपर उसका टक कैप है, तो वो एक पर्सनैलिटी आपको लगता है कि वेरी सॉर्टेड पर्सनैलिटी है। और एक फॉर द टाइम बीइंग, जैसे आप कहते हो आपका कैजुअल वे होता है, जब हम नॉर्मल घर में बातचीत कर रहे होते हैं या एक इजी गोइंग उसमें होते हैं, तो ये एक साइन होता है दैट नाउ दिस पर्सन इज गुड फॉर द कन्वर्सेशन, जो कि आपकी शायद पर्सनल लेवल पे होती है विद फ्रेंड्स, दैट इज फाइन। लेकिन अब आप वो प्रोफेशनल गैदरिंग में और प्रोफेशनल डिनर्स पे भी इवन कन्वर्सेशंस अगर आपकी बहुत नॉर्मल हो रही हैं, तो इट इज नॉट, यू कैन से कि सूटेबल, आपको उस सिचुएशन के लिहाज से नहीं है। क्योंकि देखिए इधर कोई भी ना चीज गलत या सही नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द कल्चर जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और आप किस तरह की गैदरिंग में, दैट डिपेंड्स अ लॉट। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, जो कलरफुल ड्रेसिंग होती है बहुत ज्यादा मेन की, वो तो किसी भी गैदरिंग में इज नॉट प्रेफरेबल। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेबल, तो वो नहीं है किसी भी सिचुएशन में। आपकी बात सही है, हर सिचुएशन के हिसाब से ड्रेसिंग और चीज़ें जो है ना वेरी करती हैं। आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, थैंक यू सो मच। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें। शो का अख्ताम होता है यहाँ पे, आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। टेक केयर।